हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सुपर स्टडी सर्कल। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएसटी के क्लास 7 के क्वेश्चन आंसर्स पे कि क्या क्या क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। मैंने 22, 23, 24 सभी पेपर्स में से छाट के क्वेश्चन निकाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। वो सभी क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। अच्छे से आप इन चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा, आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उनके आंसर्स भी प्रॉपर तरीके से। इससे पहले मैंने MCQ की एक वीडियो डाल चुकी है जिसमें मैंने सारे MCQ कवर किए। इसमें 30-40 MCQs हैं और वो सारे आपके एग्जाम में जो आ चुके हैं वो सारे उस तरह के क्वेश्चंस। तो वैसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी प्रिपेयर करने हैं, वैसे ही क्वेश्चन आपके आगे भी मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है, विच टीचिंग्स ऑफ कबीर वुड यू लाइक टू फॉलो इन योर लाइफ एंड वाई। तो कौन सी टीचिंग आप कबीर की फॉलो करना चाहेंगे अपनी लाइफ में और क्यों। तो इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पे। आई वुड लाइक टू फॉलो कबीर्स टीचिंग ऑफ इक्वालिटी एंड ट्रुथ. He taught that all religions are equal and we should love everyone. This makes society peaceful and united. ठीक है, हम कबीर की टीचिंग को फॉलो करना चाहिए, इक्वालिटी और ट्रुथ, सच्चाई बोलना। ही टॉट हमें क्या सिखाते हैं कि सभी रिलीजन्स क्या इक्वल हैं और हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी को प्यार करना चाहिए। दिस मेक सोसाइटी पीसफुल, इससे सोसाइटी में शांति और सब एकता बनी रहती है। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करते हैं इस क्वेश्चन की, हिंदी में आपका क्वेश्चन है, संत कबीर के किन्हीं दो उपदेशों को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों। तो इसके लिए हमारे हिंदी में भी आंसर है इसका। आप ये लिख सकते हैं, मैं सत्य बोलने और सभी मनुष्यों को समान समझने का उपदेश अपनाना चाहूँगा या चाहूँगी, क्योंकि सत्य से विश्वास बढ़ता है और समानता से समाज में प्रेम व भाईचारा बना रहता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम आंसर है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं आंसर में, आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ विंड। वेरियस टाइप ऑफ विंड्स बतानी है आपको। टाइप ऑफ विंड कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ देखते हैं। विंड्स ऑफ टाइप है, 3 टाइप्स की है। परमानेंट विंड्स है, ब्लो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बहती रहती हैं, उन्हें हम बोलते हैं परमानेंट विंड्स, जैसे कि ट्रेन विंड्स हो गई, वेस्टरलाइज और ईस्टरलाइज हो गई। ठीक है, सीजनल विंड जो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज द डायरेक्शन विद सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज करती है, जैसे कि मानसून विंड्स होती हैं। तीसरी है लोकल विंड, ब्लो फॉर अ शॉर्ट टाइम इन स्मॉल एरियाज, किसी एक एरिया में शॉर्ट टाइम के लिए जो बहती है उसे हम बोलते हैं लोकल विंड, जैसे कि लू हो गया, लैंड और सी ब्रीज हो गया, वो लोकल टाइम के लिए होते हैं। तो ये क्या हो गई, लोकल विंड्स हो गई। समझ में आया होगा आपको। हिंदी में ही क्वेश्चन है आपका, पवन के 3 प्रकार। पवन के विभिन्न प्रकार क्या हैं, तो आपके स्थायी पवन हैं, जैसे कि व्यापारिक पवन को हम स्थायी पवन बोलते हैं। दूसरा है मानसूनी पवने, मौसमी पवने, जैसे कि मानसून पवन है उसको मौसमी पवन कहते हैं। स्थानीय पवन जैसे लू और समीर। तो देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना चल जाएगा, लेकिन अगर यही आपका 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इस टॉपिक को जो भी क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, पढ़ लेना बार बार, जिससे कि ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना रहे। अगला सवाल है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेम्परेचर एंड इंसुलेशन। टेम्परेचर और इंसुलेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ देखेंगे हम। टेम्परेचर इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर। ठीक है, कितना हॉट है कितना कोल्ड है एयर, ये बताता है हमें टेम्परेचर। और इंसुलेशन क्या बताता है, इट इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन, कितनी सोलर एनर्जी रिसीव कर रहा है सन, जो भी सोलर एनर्जी आ रही है सन के थ्रू, कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा है, उसे बोलेंगे हम इंसुलेशन। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है इंसुलेशन। सिंगल तरीके से सिर्फ इंसुलेशन भी पूछ सकता है, तो मतलब काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसको हिंदी में बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो हिंदी में आपका तापमान और आतपन में अंतर स्पष्ट करो। तापमान और आतपन क्या होता है, किसी स्थान की गर्मी या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। ठीक है, कितनी गर्मी है कितनी ठंडक है उसे बोलेंगे तापमान। और आतपन क्या होता है, सूर्य से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली ऊर्जा को आतपन कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की सतह पर जो भी गर्मी पहुंच रही है, जो भी सोलर एनर्जी पहुंच रही है, सूर्य की रोशनी पहुंच रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आतपन कहते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। राइट एनी 3 प्रोविजंस टू इस्टेब्लिश इक्वालिटी गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। क्या 3 प्रोविजंस हैं इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के। तो 3 प्रोविजंस टू इस्टेब्लिश इक्वालिटी बाय गिवन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे। और इक्वालिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये तीनों के तीनों आपकी क्या हैं, ये 3 आपकी 3 प्रोविजंस है इक्वालिटी गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हिंदी में इस क्वेश्चन की बात करें तो संविधान द्वारा दिए गए समानता स्थापित करने वाले किन्हीं 3 प्रावधानों का उल्लेख करो। तो ये आपका है। ठीक है, सवाल इसका आंसर हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कानून के सामने सब बराबर हैं। धर्म, जाति, लिंग
आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध, ठीक है, किसी कोई भेदभाव नहीं कर सकता धर्म, जाति और लिंग के आधार पर। सार्वजनिक स्थानों पर समान अवसर का अधिकार, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट इज प्रेजेंट इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, एक्सप्लेन स्टेटमेंट। तो ये वेल डेवलप्ड सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पास, तो मतलब हमें इसको समझाना है, इस बात को अच्छे से क्लियर करना है। तो हम देखते हैं, तो बेसिन कैसा है, बेसिन हैज़ फ्लैट लैंड है वहाँ की, विच मेक्स रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन ईजी, ठीक है, यहाँ पे रोड और रेलवे कंस्ट्रक्शन ईजी हो जाएगा। रिवर्स आर यूज बाय वाटर ट्रांसपोर्ट और बिग सिटीज़ एंड ट्रेड सेंटर्स रिडीज इंक्रीज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी ईजी सा आंसर था, इसको आप याद कर लेना अच्छे से। और हिंदी में इसकी बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात का एक सुविकसित तंत्र उपस्थित है, कथन की विवेचना कीजिए, कथन को समझाना है, ठीक है। यातायात का एक सुविकसित तंत्र है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र में सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों का अच्छा विकास हुआ है, ठीक है, अच्छा विकास हो रखा है। नदियाँ जल परिवहन में सहायक है। बड़े शहर आपस में सड़क व रेल से जुड़े हैं, जिससे व्यापार और आवागमन आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, और व्हाट आर द रीजंस ऑफ हाई डेंसिटी इन गंगा ब्रह्मपुत्र, और गंगा ब्रह्मपुत्र में हाई डेंसिटी क्यों है ये भी बताना है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, यही हमारी क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। रीजंस क्या है, फर्टाइल सॉइल फॉर फार्मिंग, फर्टाइल सॉइल है फार्मिंग के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी है अवेलेबल है। गुड ट्रांसपोर्ट एंड गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। हिंदी में बात करें इस सवाल की, तो जनसंख्या घनत्व से क्या समझते हैं, और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में अधिक जनसंख्या घनत्व क्यों है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। और कारण क्या है, उपजाऊ मिट्टी, जल की उपलब्धता, कृषि के अनुकूल भूमि, उद्योग और रोजगार के अवसर, तो ये सारे के सारे इसके कारण हैं, ठीक है। आपका काफ़ी आसान सा आंसर है, इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे। यदि आप एक खिलौना किसी मॉल से खरीदते हैं तो वह महंगा होता है, लेकिन वैसा ही खिलौना आप साप्ताहिक बाजार से खरीदते हैं तो वह सस्ता है, ऐसा क्यों है, तो इसको हम जानते हैं। मॉल में किराया, बिजली, सजावट और कर्मचारियों का खर्च अधिक होता है ना, ये सब चीज़ें महंगी होती है, इसलिए वस्तुएं महंगी मिलती हैं। साप्ताहिक बाजार में खर्च कम होता है और सीधे विक्रेता में से सामान मिलता है, इसलिए रास्ता सस्ता मिलता है, ठीक है। इसी वजह से हमें सामान कैसा मिलता है, सस्ता मिलता है सामान, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्टली सामान मिल जा रहा है, वहाँ पर कई सारे प्रोसेस से होते हुए बिजली वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से सामान क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। इंग्लिश में बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो आपका क्वेश्चन इस तरह से आया है, if you buy a toy from a mall it's expensive, but if you buy the same toy from the weekly market it will be cheaper, why, ऐसा क्यों होता है। वीकली मार्केट्स हैव लो रेंट एंड फ्यूअर एक्सपेंसेस, ठीक है, लो रेंट होता है, फ्यूअर एक्सपेंसेस होते हैं, सो सेलर्स कैन सेल गुड्स एट लोअर प्राइसेस। मॉल्स हैव हाई रेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, हाई रेंट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। तो वीकली मार्केट दे डू नॉट स्पेंड मच ऑन डेकोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड और स्टाफ, ठीक है, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा खर्च नहीं करते वीकली मार्केट वाले। और मॉल्स में, इन मॉल शॉपकीपर पे हाई रेंट, एयर कंडीशनिंग चार्जेस, डेकोरेशन कॉस्ट एंड स्टाफ सैलरीज, तो ये सब चीज़ों को लेते हुए वो ज़्यादा चार्ज करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल फॉर अस, नेबरहुड की शॉप्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं, तो इसकी बात करते हैं। ईजिली अवेलेबल गुड्स, हमें आसानी से गुड्स मिल जाते हैं, सामान मिल जाता है। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, उधार में सामान भी मिल जाता है, हमें क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। सेव टाइम एंड ट्रैवल कॉस्ट बचता है, टाइम बचता है, जल्दी से जब भी हमें ज़रूरत है तुरंत ले सकते हैं हम सामान, ठीक है। हिंदी में बात करते हैं इस सवाल की, तो हमारा क्वेश्चन है, पड़ोस की दुकानें हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, पड़ोस की दुकान से हमें क्या होता है फ़ायदा, रोज़मर्रा की आवश्यकताएं वस्तुएं आसानी से और जल्दी मिल जाती हैं, समय और यात्रा की बचत होती है, ठीक है। तो आपका आसान है, काफ़ी आसान सा आंसर, इसको याद कर लेंगे। अगला सवाल है, हाउ गुड्स रीच इन द लैंड ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम द होलसेलर, कैसे पहुंचता है सामान, ठीक है। होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, रिटेलर्स, ठीक है, इस तरह से सामान पहुंचता है। कस्टमर, रिटेलर्स बाय गुड, ठीक है, कहाँ से पहुंचा, यहाँ से गया और यहाँ तक गया, ठीक है। होलसेलर, पहले प्रोड्यूसर से होलसेलर लाएगा, होलसेलर के पास से रिटेलर के पास जाएगा, और रिटेलर से कहाँ जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा। रिटेलर्स बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी एंड सेल इन स्मॉल क्वांटिटीज़ टू कस्टमर, रिटेलर ज़्यादा अमाउंट में सामान ले आते हैं और फिर छोटी छोटी क्वान्टिटीज़ में कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं जैसे उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये आपका सवाल है, थोक विक्रेताओं से ग्राहकों के हाथों तक सामान कैसे पहुंचता है, तो ये बताना है आपको। तो
थोक विक्रेता सामान खुदरा दुकानों को देते हैं, खुदरा दुकानदारों को देते हैं, खुदरा दुकानदार ग्राहकों को बेचते हैं, इस प्रकार सामान ग्राहकों तक पहुंचता है। ठीक है, अगला सवाल है व्हाट इज़ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है, यानी कि वायु दाब क्या है। ठीक है, एयर प्रेशर इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, वेट ऑफ एयर जो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है अर्थ के सरफेस पे, उसी को बोलते हैं हम लोग एयर प्रेशर। ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, वायु दाब क्या है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वायु दाब क्या है, तो वायु दाब क्या है, वायु द्वारा किसी वस्तु या स्थान पर डाला गया दबाव वायु दाब कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल है वाई वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे। वह गीले कपड़ों को मतलब नमी वाले दिन में सूखने में समय क्यों लगता है, ज़्यादा टाइम क्यों लगता है, तो बिकॉज द एयर ऑलरेडी हैज़ मॉइस्चर, क्योंकि हमारी एयर में पहले से ही मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा नमी है, सो इवेपोरेशन हैपन्स ओनली, तो इवेपोरेशन ही हो पाता है। ठीक है, तो जल्दी कपड़े सूख नहीं पाते हैं, यानी कि हिंदी में क्वेश्चन है नमी वाले दिनों में कपड़े को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है, क्योंकि हवा में पहले से ही अधिक नमी होती है, इसलिए पानी जल्दी वाष्पित नहीं होता, जल्दी से वाष्प नहीं हो पाता और कपड़े देर से सूखते हैं। ठीक है, अगला सवाल हु वर मनसबदार। मनसबदार कौन होते हैं, मनसबदार्स वर ऑफिशियल्स इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मनसबदार कौन थे, ऑफिशियल्स थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, हु हेल्ड रैंक्स, जिनको रैंक मिल रखी थी, एंड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सोल्जर्स, और इनको सोल्जर्स को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनके पास। ठीक है, हिंदी में बात करते हैं इस सवाल की, तो मनसबदार कौन थे, तो मनसबदार कौन थे, मनसबदार मुगल काल के अधिकारी थे जिन्हें सेना और प्रशासन की जिम्मेदारी दी जाती थी। ठीक है, मनसबदार मुगल काल के अधिकारी थे जिन्हें सेना और प्रशासन की जिम्मेदारी दी जाती थी। अगला सवाल है वाई द पीजेंट्स सफ़र ट्रेमेंडसली ड्यूरिंग द औरंगजेब रेन। पीजेंट्स को इतना सफ़र क्यों करना पड़ता था औरंगजेब के टाइम पे, औरंगजेब जब राज कर रहा था तो। पीजेंट सफ़र ड्यू टू हैवी टैक्सेस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था और लंबी लंबी लड़ाई चला करती थी। रिवेन्यू डिमांड वॉज हाई, रिवेन्यू बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी, सो मैनी फार्मर्स बिकम पुअर, इस वजह से जो किसान थे वो गरीब होते थे ज़्यादा। हिंदी में सवाल है औरंगजेब के शासनकाल में किसानों को अत्यधिक कष्ट क्यों सहना पड़ता था, तो क्या है इसका जवाब, अधिक कर वसूली, ज़्यादा कर वसूल करते, लगातार युद्ध होता रहता था और धार्मिक नीतियों के कारण किसानों पर बोझ बढ़ गया था। तो ये सारा का सारा आपका आंसर हो जाएगा। इसको ना आप जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, सभी पॉइंट को लेके आप इनको पर्टिकुलरली एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि हाँ ऐसा ऐसा क्या क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा अपने हिसाब से बता भी सकते हो आप। ठीक है, अगला सवाल है आपका एक्सप्लेन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। इन तीनों को समझाना है आपको। लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमोस्फीयर क्या होता है। तो यहाँ बात करते हैं लिथोस्फीयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। टॉप मोस्ट लेयर है, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या है, टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की, और यहाँ पे आपको रॉक्स मिनरल्स देखने को मिलेंगे। अगला है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो रेफर्स टू वाटर। वाटर से मतलब है दैट स्फीयर ऑफ द अर्थ दैट कंटेन्स वाटर और इट्स एसोसिएटेड एलिमेंट्स। ठीक है, जहाँ पे वाटर है और वाटर से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे कि लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए सारे, और ये सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। एटमोस्फीयर थिन लेयर ऑफ गैसेस विच सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमोस्फीयर। ठीक है, एक थिन लेयर है गैसेस की जिसने पूरे अर्थ को सराउंड कर रखा है। दिस लेयर ऑल्सो प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल गैसेस, और इस लेयर ने प्रोटेक्ट कर रखा है अर्थ को हार्मफुल गैसेस से। ठीक है, हिंदी में आते हैं इस क्वेश्चन पे। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तीनों को बताना है। इसमें मैंने शॉर्ट में आंसर लिया है, बाकी तो आप लिख सकते हैं। स्थलमंडल क्या है, पृथ्वी का ठोस भाग है, और जलमंडल क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जल स्रोत जहाँ से पानी मिल रहा है वो सारी चीज़ें। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर से घेरने वाली वायु की परत, उसे हम बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है, तो इसको आप और थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो आंसर को, मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट हाउ। ह्यूमन सीखता रहता है नए यूजेस और चेंज करता रहता है एनवायरनमेंट को उसके अकॉर्डिंग, तो कैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन यूज़ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। ह्यूमन क्या यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी और नॉलेज को यूज़ करता है अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग हाउसेज, डैम्स, रोड्स एंड फार्मिंग, ये सभी चीज़ें करता रहता है, डेवलपमेंट करता रहता है इन सब चीज़ों में, और उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करता है। ठीक है, हिंदी में आते हैं। मनुष्य पर्यावरण के उपयोग और परिवर्तन के नए तरीके सीखते हैं, कैसे। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका मनुष्य खेती, उद्योग, मकान निर्माण आदि के लिए पर्यावरण का उपयोग करता है। ठीक है, खेती के लिए, उद्योग के लिए, मकान निर्माण के लिए, बहुत सारे कामों के लिए। इन कार्यों में से पर्यावरण में परिवर्तन भी होते हैं। ये सब करने से क्या होता है, पर्यावरण में बदलाव आते हैं, परिवर्तन होते हैं बहुत सारे। अगला सवाल है
अगला सवाल है, डिस्क्राइब 3 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर ड्यूरिंग हिज रूल। कौन कौन से 3 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे अकबर ने अपने रूल, जब उसका रूल था तो क्या क्या किया था। पहला किया था मनसबदारी सिस्टम, एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम, जब्त सिस्टम जिसे बोलते हैं, और रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी, सुलह ए कुल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सुलह ए कुल किसने स्टार्ट किया ये पूछ सकता है, और इसी रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी है। तो ये 3 चीज़ें उसने की थी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हिंदी में बात करते हैं, अकबर द्वारा अपने शासनकाल के दौरान शुरू किए गए 3 प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। तो आपका सवाल है, तो क्या हो जाएगा आपका, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी, धार्मिक सहिष्णुता की नीति, और भूमि राजस्व व्यवस्था के में सुधार। ठीक है, ये सब चीज़ें 3 काम किए थे उसने। अगला क्वेश्चन, डिस्कस 3 रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर आफ्टर द रेन ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के आने के बाद धीरे धीरे कैसे डिक्लाइन हुआ है, 3 रीजंस बताने हैं उसके, मुगल कैसे कैसे डिक्लाइन हो गया। तो क्या क्या है, वीक सक्सेसर्स, कंटिन्यूस वॉर्स, ड्रेन ट्रेजरी, और राइज ऑफ रीजनल पावर्स लाइक मराठास। ठीक है, 3 चीज़ें हैं। हिंदी में बात करते हैं, औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगल साम्राज्य के पतन के 3 कारण क्या हैं। 3 कारण क्या हैं आपके, कमज़ोर अधिकारी, लगातार युद्धों से आर्थिक संकट, और प्रांतीय शासकों का विरोध। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। अगला सवाल, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है, और एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो एनवायरनमेंट इज़ आवर सराउंडिंग कंपोनेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है, सराउंडिंग कंपोनेंट है। इसमें क्या आते हैं, मैन मेड आता है, ह्यूमन आता है, और नेचुरल आता है। ठीक है, मैन मेड कंपोनेंट, द एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस आर नोन एज मैन मेड। तो जिसको ह्यूमन ने क्रिएट किया वो क्या है आपका, मैन मेड एनवायरनमेंट है। जैसे कि ब्रिजेस बनाना, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, रोड्स, ये आपका क्या हो जाएगा, मैन मेड आ जाएगा। उसके बाद आती है ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या आता है, इट इज़ क्रिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स की वजह से आ रहा है, फैमिलीज़ की वजह से, कास्ट, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से ह्यूमन एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। और तीसरा है क्या, नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कि है सारे बायोटिक फैक्टर से मिलकर बना हुआ है, बायोटिक फैक्टर से मिलकर बना है, और ए बायोटिक कंपोनेंट से, जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, लिविंग बींग्स, ये सारे के सारे नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, हिंदी में आते हैं इस क्वेश्चन पे, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के विभिन्न घटक क्या हैं। तो हमारे चारों ओर का प्राकृतिक और मानव निर्मित परिवेश पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक और मानव निर्मित चीज़ें हैं वो सब मिलकर बनती है, पर्यावरण बनाती हैं। इसके मुख्य घटक स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, और इस सबको आप एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो स्थलमंडल के बारे में थोड़ी बात, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। ठीक है, तो ये आपका आसान सा सवाल था। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट इट इज़ मेड अप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल लैंड, एयर, वाटर, लिविंग बींग, ये सारे के सारे आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में आएंगे। ह्यूमन एनवायरनमेंट इट इज़ क्रिएटेड बाय प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजियस फैमिलीज। ठीक है, फैमिलीज, कास्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से जो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। मैं आपको आंसर बता चुकी हूँ, वैसे भी ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम उसकी तरह ही है, जैसे कि हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट पढ़ा था, तो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में आते हैं इस क्वेश्चन पे, प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण में क्या अंतर है। प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे कि पर्वत, नदियाँ। मानव निर्मित में क्या है, मनुष्य द्वारा बनाए गए, जैसे भवन, सड़कें, सब मानव निर्मित में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका था सारा का सारा, जिसमें आपके मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इनको अच्छे से याद कीजिए। बाकी एक पेपर में कराऊंगी 2024-25 वाला, और ये सारे क्वेश्चन जितने भी 2022, 23, 24 सबके और मिला के, और थोड़े 1-2 क्वेश्चन जो इस बार का प्रैक्टिस पेपर है वो सब में से मिला के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, जो ज़्यादा चांसेस है कि हाँ ये सब सवाल आपके आ सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से इनको लर्न कीजिए। इस जो तुम्हारे इसके क्वेश्चन मिले हैं, इसी से चैप्टर्स में से इसको सर्च करके इसको पढ़ो और अच्छे से। तो जब तक के लिए इस वीडियो को देखो, और बाकी कुछ डाउट हो तो बताओ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।